स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और आज का जो किस्सा है एक ऐसे जंगलों के किसी भयानक एंटिटी का किस्सा है कि जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना और आपने भी शायद कभी नहीं सुना होगा, लेकिन और शायद कभी इसके बारे में सुन भी नहीं पाएंगे क्योंकि इस एंटिटी का पता लगा ही नहीं कि ये एंटिटी थी क्या या है क्या। अब तिलक जो है वो बेहद ही कंजूस आदमी है। अब स्टार्टिंग में ही भाई मैंने तिलक जी को कंजूस क्यों करार दे दिया उसका आगे आपको पता लगेगा, क्योंकि तिलक जी जो है वो एक ऐसी सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं जहां पर जो इनका टाई अप है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से था। और वहां पर जो फेंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस होगी, सीसीटीवी कैमरास वगैरह, ये सारा जो भी इलेक्ट्रॉनिक और जो ये टेक्निकल सारा काम है ये इनकी कंपनी की जिम्मे था। और ये जो सुपरवाइजर थे और इनका काम होता था कि पीरियोडिक विजिट्स करना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट के आसपास या फॉरेस्ट के बीच में होते हैं, और वहाँ पर जाकर मुआयना करना कि जो सब काम है वो ठीक से चल रहा है कि नहीं। अब इन सब कामों में कंजूसी वाला क्या काम हुआ, वो ये होता है कि जितने भी इनके टूर होते थे, नेचुरली बात, अब सैलरी के अलावा जो उनका टीए डीए जो भी होता है वो अलग होता है, और रिएम्बर्समेंट यानी कि जो भी वहाँ पर जाने का खर्चा और वहाँ पर स्टे करने का खर्चा। उसका कारण ये है कि स्टे जो होता था वो ज़रूरी होता था। जो इनका ऑफिस होता था उनको जो ड्राइव करनी होती थी, कई बार 100 किलोमीटर की ड्राइव, कई बार 150 किलोमीटर की ड्राइव, तो वापसी आना जो होता है वो तो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए इनको जो होटल का भी लमसम एक अमाउंट मिल जाता था। बिल्स वगैरह का चक्कर नहीं होता था, बस इनको होटल का एक लमसम अमाउंट मिल जाता था कि आपको लेट से कि हम पर टूर का 2000 रुपीज़ पे करेंगे और जो भी पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा। अब पेट्रोल का खर्चा तो या डीजल का खर्चा तो होना ही था, लेकिन जो ये बचा सकते थे वो ये बचाते थे, यानी कि होटल का रूम का रेंट। अब आप सोचेंगे कि भाई रेंट का तो बचा लेते थे, फिर रुकते कहाँ थे। अब जब कंजूस आदमी होता है वो अपने आप को भी कष्ट देने से बाज नहीं आता, उसको बस पैसे बचाने होते हैं, और उसके लिए वो जितना भी अपने और अपने आसपास के लोगों को कष्ट दे उसको इस चीज़ का कोई मतलब होता नहीं। जो लोग बहुत कंजूस होते हैं बात उनकी हो रही है। तो ये 2000 रुपये बचाने के लिए बेसिकली जो इनके थे भी नहीं, कंपनी ने तो उनको दिए थे कि आप आराम से अपना रेस्ट कीजिए, लेकिन ये उसको बचाने के चक्कर में जहाँ पर भी जाते थे तो रात के समय में ये उसके आसपास, उस ऑफिस के आसपास अपनी गाड़ी पार्क करते थे और वहीं पर सो जाते थे। अब कुछ देर लेट से गर्मियों में एसी का भी चलना होता है या फिर सर्दियों में कुछ हीटर का भी चलना होता है, तो जो इनको पेट्रोल का या डीजल का इतना खर्चा मिलता था कि ये एडजस्ट हो जाता था उससे। सारी रात तो चलाते नहीं होंगे भाई, अब कंजूस बंदा है तो एसी भी बंद कर लेता होगा और गाड़ी में कंबल भी ले लेता होगा, और क्या, यानी कि एडजस्टमेंट करनी इनको अच्छी तरीके से आती है। लेकिन इनकी जो कंजूसी थी इन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाली थी, क्योंकि जहाँ पर भी ये रुकते थे कभी इनके साथ ऐसी कुछ वारदात हुई नहीं, लेकिन जैसे जैसे इनके टूर बढ़ते गए और ऐसी अनजाने जंगलों की तरफ इनका जाना हुआ जहाँ पर ये अमूमन तौर पे कभी गए नहीं होते थे। अब ऐसे ही एक बार क्या होता है कि ये अपना जो काम सारा ख़त्म करते हैं और रात के समय में अपनी गाड़ी में बैठते हैं और वेट करते हैं कि भाई जल्दी से दिन चढ़े और मैं यहाँ से निकलूँ और रात को आराम करूँगा। और उसके लिए इन्होंने अपना अरेंजमेंट वगैरह पूरा किया था मूवीज़ वगैरह का कि ये मूवीज़ वगैरह मैं देखूँगा। लेकिन आज कुछ और ही इन्हें नज़र आने वाला था, या फिर कह सकते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देने वाली थी कि इनके हौसले पस्त होने वाले थे। अब इसके बाद ये क्या कार में ही रुकते हैं या फिर होटल में रहना पसंद करते हैं, ये तो जैसे जैसे किस्सा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पता लगेगा। लेकिन आप हैं किस्सा शुरू होने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा रोज़ के रोज़ हॉरर का तड़का, रोज़ हॉरर स्टोरीज और वीकली पॉडकास्ट। अब जल्दी से किस्से की ओर चलते हैं। खैर, अब ये किसी एक ऐसी लोकेशन पे गए जो बहुत ही ज़्यादा वीरान थी, और ये वहाँ पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और साइड पे लगाते हैं, मूवीज़ वगैरह का अरेंजमेंट करते हैं, खाना वगैरह इन्होंने खा लिया होता ऑफिस में। अब कुछ देर ये मूवी देख रहे होते हैं तो अचानक से इनको कुछ आवाज़ आती है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है। और जितनी देर ये जंगलों में रहे थे इनको इस चीज़ का तो पता था कि हो ना हो ये आवाज़ किसी जानवर की तो है ही नहीं। ये अजीब सी आवाज़ है, जैसे कि कोई बड़ा ही खूंखार दरिंदा होता है। आवाज़ काफ़ी दूर से थी तो इनको कोई इतना असर पड़ा नहीं, लेकिन अकेले होने की वजह से थोड़ा सा डर तो गए थे ये
कि हो ना हो अगर कोई खूंखार जानवर यहाँ पे आ गया तो। फिर अचानक से इनको याद आता है कि भाई जो ये फेंस है ये तो हमारी ही कंपनी की है और बड़ी मजबूत है, ऐसे वैसे कोई जानवर मेरी गाड़ी की तरफ आ नहीं सकता। ये आराम से अपनी जो मूवी है उसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद वो आवाज़ फिर से आती है। और जब ये आवाज़ आई तो इनकी तो रूह तक कांप गई। आवाज़ बिल्कुल वैसी ही जो पहले जैसी थी, लेकिन इस बार क्या अंतर था कि इनकी रूह तक कांप की। इस बार अंतर था कि पहले जो आवाज़ इनको लग रहा था कि काफ़ी दूर से आ रही है, इस बार इनको ऐसा लगा कि आवाज़ थोड़ी सी करीब आ गई है। और वो इतनी भयानक थी कि ये तो एक बार हिल के रह गए। अब ये एक सेकंड के लिए इधर उधर देखते हैं, वहां पर बिल्कुल सन्नाटा छाया होता है, हल्की हल्की धुंध भी छाई होती है। बाहर जाने की तो इनकी बिल्कुल हिम्मत थी ही नहीं। अब मूवी खाक देखते, दिल में खौफ यूं बैठ चुका था। फिर जैसे तैसे करके ये अपने आप को समझाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हो सकता है कि मैं, हो क्या सकता है कि भाई पहली बार तो ये रुके नहीं थे। आज तक जितनी बार भी ये कंजूसी करके होटल का खर्चा बचा के किसी ना किसी जंगल के ऑफिस में रुके थे, इनको आज तक कभी ऐसी आवाज आई ही नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इस बार इनको काफी अजीब सी, काफी खूंखार सी आवाज आ रही है। तो ये सोचते हैं कि फिर मतलब तो यही है कि इस जंगल में कोई हो सकता है कि कुछ ऐसा खास कोई जानवर, दरिंदा जानवर हो जिसकी ये आवाज़ है। ये सोच के अपने मन को समझा के फिर ये मूवी को देखना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार फिर से आवाज़ आती है। और जो आवाज़ थी इनके बचे कुचे हौसले जो पस्त करने के लिए काफ़ी, क्योंकि वो आवाज़ इनको काफ़ी करीब से आ रही थी। बस अब यही सुनना बाकी था और ये करते हैं भागने की। गाड़ी जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई अपने घर में सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, रात के समय में ट्रैवल कर लूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं रुकूंगा किसी भी हालत में। अब देखो कंजूस इंसान का क्या होता है कि उस समय भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई किसी आसपास में होटल ही ले लूं, फिर भी इन्होंने पैसे ही बचाया। खैर अब जैसे तैसे करके ये अपने घर पहुंचते हैं और ये किसी सी बात करते नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वंस इन अ वाइल कुछ ऐसी बातें हो जाती हो, तो ये इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तवज्जो देते भी नहीं और किसी से डिस्कस करते भी नहीं। अब कुछ महीने बीतते हैं और फिर से वैसे इन महीनों के बीच में काफ़ी जगह ये ट्रैवल करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि जैसे सुबह गए शाम को वापस आ गए, रात का स्टे नहीं होता था। तो कुछ महीनों बाद इनका फिर से ऐसा होता है कि इनको रात को स्टे करना पड़ता था और ये फिर से अपनी कंजूसी दिखाते हैं और अपने होटल का जो रूम का जो रेंट है वो बचाने के लिए फिर से गाड़ी में बैठते हैं। काफ़ी हद तक जो वो इंसिडेंट इनके दिमाग से निकल चुका था, दिलो दिमाग से निकल चुका था, और ये फिर से अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं और फिर से कुछ समय बाद इनको आवाज़ आती है। अब जो वो लोकेशन थी जहाँ पर ये आवाज़ दोबारा से सुन रहे थे, ये उस लोकेशन से कम 1000 किलोमीटर दूर थी। तो आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा जानवर तो होगा ही नहीं जो 1000 किलोमीटर ट्रैवल करके स्पेशल तिलक जी को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आएगा। तो ये तो फिर पहले काफ़ी दंग रह जाते हैं। माहौल अब सारे का सारा फिर से वही होता है, वैसी ही आवाज़, वैसा ही दिल दहला देने वाला गर्जन। और अब ये बहुत ज़्यादा देर तक वेट करते नहीं हैं और अपनी गाड़ी को भगाते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं। वो करते हैं कि अपना जो फ़ोन है उसको रिकॉर्डिंग पर लगा देते हैं और एक आधी बार जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड हो जाती है। अब ये फिर से ड्राइव करके अपने घर की तरफ चले जाते हैं, यानी इस बार भी कंजूसी। एक आधा साल बीतता है तो इनका फिर से जो चक्कर लगता है, तो इस बार इनका थोड़ा सा चक्कर, यानी कि वो जो ट्रैवल था वो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट था कि इनको जहाँ पर रुकना था उनको अगले दिन भी वहाँ पर कोई काम था उस ऑफिस में। तो ये फिर से थोड़ा सा कंजूसी वाला काम करते हैं और फिर से वही अपना कार्यक्रम करते हैं जो पहली 2 बार किया, और फिर से इनके साथ वही होता है। और इस बार ये वेट करते हैं और तब तक वेट करते हैं जब तक ऐसे लगता है कि कोई इनके बिल्कुल पास है, वो शैतानी आवाज़ें बिल्कुल इनके पास। और इस बार ये गाड़ी भगाते हैं और होटल में जाते हैं, क्योंकि अगले दिन इनको दोबारा से उसी ऑफिस में आना पड़ना था। अब पहले 2 इंसिडेंट में क्या हुआ होता है कि ये जाते हैं, आवाज़ें सुनते हैं और वहाँ से कट लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा था नहीं, क्योंकि इस बार इनको अगले दिन भी उसी ऑफिस में आना था
उसी पार्किंग में कार लगानी थी जहाँ पर इन्होंने वो आवाज़ें सुनी थी। तो पिछली बार जो इन्होंने आवाज़ की रिकॉर्डिंग की थी तिलक जी ने, इस बार ये अगले दिन ऑफिस आते हैं और कुछ ऐसा व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो इनको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लगता है, कि जिसकी ये लगता है कि जो ये इनकी बात सुन सकेगा। उनसे ये धीरे धीरे बात करते हैं और फिर ये अपनी आप बीती सुनाते हैं कि भाई मेरे साथ कुछ सालों से ऐसी हरकतें हो रही हैं कि कई बार फिर इन्होंने बहाना तो थोड़ा बहुत लगाना था कि गाड़ी ख़राब हो जाती है, या फिर मुझे होता है कि होटल में रुकने की क्या ज़रूरत होती है। अब किसी को तो अपनी कंजूसी के बारे में बता नहीं सकते, तो ये जब ये बात करते हैं तो फिर वो आदमी है जो वो एम्प्लॉय होता है, वो थोड़ा सा अजीब से तरीके से मुस्कुराता है और वो आवाज़ लगाता है बशीर। 2-3 बार बशीर को आवाज़ लगाने के बाद बशीर आता है। अब बशीर कौन होता है? बशीर होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गार्ड, या कह सकते हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं ना फॉरेस्ट में, कि जो देखते हैं कि कोई जानवर वगैरह कुछ घायल तो नहीं पड़ा या कुछ शिकार वगैरह तो नहीं करने आया। तो उनके पास क्या होता है कि एक जीप टाइप होती है, व्हीकल होता है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। आमतौर पर कोई भी बड़े से बड़ा जानवर भी उसको किसी भी तरीके से कोई बड़ा नुकसान पहुंचा नहीं सकता, यानी कि इस कदर तक तो नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि अंदर से इंसान को ही बाहर निकाल ले। अब बशीर को जब बुलाते हैं तो ये बशीर को वो आवाज़ें सुनाते हैं। अब जब बशीर को वो आवाज़ें सुनाई जाती है तो बशीर के माथे पर पसीने के कतरे साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो इन आवाज़ों को भली भांति पहचानता था और वो डर उसकी आंखों में बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता था। अब जब वो एम्प्लॉय होती हैं तो वो बशीर को कहते हैं कि बशीर, जो तू बातें कर रहा था मेरे साथ वो यही है? तो बशीर बड़े डर से इनकी तरफ मुंह करता है, एम्प्लॉय की तरफ, और कहता है हाँ हाँ जनाब यही है। तिलक जी बड़ी हैरानी से देख रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसे 3-4 बार वारदातें हुई हैं, तू बता सकता है कि यह है क्या? बशीर कहता है कि एक बार ऐसे ही मैं इस जंगल में पेट्रोलिंग कर रहा था और उससे पहले भी और उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे ऐसी आवाज़ें सुनी हो, लेकिन जिस रात ये आवाज़ें सुनी थी उस रात काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। उसकी वजह से मैंने गाड़ी एक जगह पे रोक ली और अपना थोड़ा बहुत कार्यक्रम किया, यानी कि दारू वगैरह का। जब बारिश धीमी हुई या रुक चुकी थी तो फिर मैंने सोचा कि अब जो गाड़ी है वो ऑफिस की तरफ डाल ली जाए। इस रात के समय में पेट्रोलिंग का फ़ायदा क्या, क्योंकि शाम के समय में बारिश तेज़ हुई थी। तो वैसे तो ये शाम के समय में आ जाते हैं, लेकिन ये जंगल में रात, इतनी गहरी रात में पहली बार रुक रहे थे। अब जैसे जैसे ये गाड़ी चलाना शुरू करते हैं तो इनको जो आवाज़ है वो आनी शुरू होती है। पहली बार तो इनको लगता है कि किसी जानवर की आवाज़ होगी, लेकिन ये भी जंगल में काफ़ी देर से हैं, ये बिल्कुल डिफरेंशिएट कर पा रहे थे कि ये किसी जानवर की आवाज़ है नहीं। लेकिन फिर वही मन को समझाने की बात, जैसे तैसे करके ये अपने मन को समझाते हैं कि हो ना हो ये किसी और चीज़ की आवाज़ मुझे लग रही है, लेकिन खैर मुझे क्या, मुझे तो जल्दी से जंगल से निकलना है। लेकिन इनके सोचते सोचते जो आवाज़ है वो ऐसा था कि कोई ट्रैवल कर रही है, यानी दूर से धीरे धीरे पास आ रही है, धीरे धीरे पास आ रही है, और इतनी पास आ चुकी थी कि इनकी तो सांसें ही रुक चुकी थी, क्योंकि वो आवाज़ थी ही इतनी भयानक कि कोई भी सुने वो तो दंग रह जाए। तिलक जी के साथ तो सिर्फ यहाँ तक होता है कि वो आवाज़ें सुनते हैं और समय से कट लेते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इनके साथ और भी भयानक चीज़ें हुई थी। जैसे ही वो आवाज़ करीब आती है ये कोशिश करते हैं गाड़ी को तेज़ भगाने की, लेकिन ऊपर से धम से छत की तरफ एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे पता नहीं काफ़ी कोई भारी चीज़ गिरी है। किसी तरीके का कोई वृक्ष तो था नहीं, अगर होता तो गाड़ी बिल्कुल पिचक जाती या गाड़ी रुक जाती बाहर से, लेकिन ऐसा लगा था कि कोई जानवर जो है वो ऊपर छलांग मारकर बैठा है। अब ये भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं है कि जानवर ना हो, लेकिन उस जानवर की आवाज़ बिल्कुल उसी तरह की आवाज़ थी जो आवाज़ें काफ़ी दूर से सुन रहे थे। और जैसा कि मैंने कहा कि इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कोई जानवर नहीं हो सकता था। अब ये डर से बिल्कुल कंपा रहे थे और उस आवाज़ जानवर की जो, या उस दरिंदे की, या उस शैतान जो भी था, उसकी आवाज़ें इतनी खतरनाक थी कि बस ये कह रहे थे कि किसी तरीके से मेन रोड आए और मैं अपनी जान बचाऊं, या फिर इनको ये लग रहा था कि मैं तो आज गया। कुछ ही देर बाद वो जो छत है उसको ऐसे था कि कोई खरोच रहा है, अपने नाखूनों से उस छत को फाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि जो जंगल वहाँ से ख़त्म हो रहा था, और जैसे ही इन्होंने जंगल को पार किया वो आवाज़ एकदम से बंद, जैसे कि किसी भी कोई बला की वो एक बॉर्डर था, उसकी लिमिट थी, उससे आगे वो जा नहीं सकती थी।
अब बशीर जल्दी से गाड़ी को भगा के ऐसी जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पर सुनसान ना हो, किसी हाईवे की तरफ मोड़ लेते हैं। और जब बिल्कुल अपने आप को सेफ पाते हैं कि हाँ ये जगह सेफ होगी, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो नहीं सकती, तो वो जल्दी से गाड़ी से उतरते हैं और गाड़ी के छत की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको था कि नुकसान काफ़ी हुआ होगा। जिस तरीके से वो चीज़ गिरी है, जिस तरीके से उसने नाखून मारे हैं। लेकिन काफ़ी अजीब बात थी, जब ये छत की तरफ देखते हैं तो वो छत बिल्कुल साफ थी, एक खरोंच का छोटा सा निशान तक नहीं था वहाँ पे। इसके बाद तो इन्होंने इस चीज़ से तौबा कर ली कि भाई मैं किसी भी हालत में मैं रात को जंगल में नहीं रुकूंगा, अकेला खास तौर पे, और ये शराब दारू का तो कार्यक्रम बिल्कुल नहीं करूंगा। तब से ये आज तक कभी भी रात के समय में उस जंगल में नहीं रुके, और उनके साथ उसके बाद ये वारदात हुई भी नहीं। अब जैसे जैसे तिलक जी इस बात को सुन रहे थे तो वो भी सोच रहे थे कि भाई कार्यक्रम तो मूवी के साथ मैं भी कर रहा था शराब का। तो तिलक जी डरते डरते पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि ये प्रेत, ये शैतान है क्या? तो बशीर कहता है कि मुझे नहीं पता इसके बारे में, कभी भी नहीं सुना, लेकिन कोई जानवरों के, लेकिन जंगलों के इतने रहस्य होते हैं, क्या पता क्या बला थी। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि उस दिन मेरी जान बची थी, बस अब ये सुनने की देर थी। तो तिलक जी ने उस दिन के बाद ये ठान लिया कि भाई जो मुझे कंपनी पैसे देती है उन्हीं पैसों में मैं रात को होटल में रुकूंगा, क्योंकि 2-4 हज़ार के बदले अपनी जान गंवाना कौन सी समझदारी है। कोई कंजूस से कंजूस आदमी भी होगा वो इस चीज़ को समझ पाएगा। आई होप आपको ये किस्सा काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा किस्सा, और साथ के साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब बढ़ते हैं अगले किस्से की ओर। वैभव का किस्सा है, और वैभव एक काफ़ी ईमानदार, एक मेहनतकश इंसान है। और इसका इस बात का इस चीज़ से पता लगता है कि इनके 4-5 ट्रक हैं, और आमतौर पे तो ड्राइवर ही सारे ट्रक चलाते हैं, एक इंसान तो 4-5 ट्रक चलाएगा नहीं। ट्रांसपोर्ट का मोटा मोटा कह सकते हैं इनका काम है। एक बार क्या होता है कि इनका ड्राइवर था, उसको बड़े इमरजेंसी में अपने घर जाना पड़ता है, और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑर्डर था जो इनको दूसरी जगह पे पहुंचाना था, और उनको कोई ड्राइवर मिल नहीं रहा था, टेम्परेरी ड्राइवर मिल नहीं रहा था। तो अब नौकरी क्या और नखरा क्या, ये कह सकते हैं कि अपने काम में भी तो कोई नखरा नहीं होता। तो ये ट्रक पकड़ते हैं, ये मिनी ट्रक होता है, मिनी ट्रक पकड़ते हैं और उस जगह पे डिलीवरी देने के लिए चले जाते हैं। आमतौर पे ये ट्रक ड्राइवर खुद रहे तो नहीं थे, हैवी व्हीकल्स इन्होंने वैसे चलाए थे, लेकिन मतलब एक्सपीरियंस या फिर परमानेंट ट्रक ड्राइवर नहीं थे। शुरू में इन्होंने काफ़ी मेहनत की, फिर एक के बाद 2 ट्रक 5 ट्रक ऐसे इन्होंने कर लिए, लेकिन इनको बेसिकली ये कह सकते हैं कि टिपिकल ट्रक ड्राइवर नहीं थे। तो अब ये माल को पकड़ते हैं और माल को लोड कराते हैं मिनी ट्रक में और चल देते हैं। अब आमतौर पे ट्रक ड्राइवर की बात आई है या ट्रक के लाइन की बात आई है, तो आपको पता ही है कि ऐसे कई खौफनाक किस्से होते हैं ट्रक ड्राइवर के साथ, जहाँ पर वो उनके लिए जानलेवा तक साबित हो जाते हैं। और ऐसे ही किस्से मैंने कई अपने पॉडकास्ट में और अपनी जो चैनल उसमें स्टोरी में बयां किया। और अगर आप ऐसे किस्सों को सुनना पसंद करते हैं तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सर्च करके या फिर सर्फ कर सकते हैं, उसमें से कौन कौन से ट्रक ड्राइवर के किस्से हैं और आप उनको सुन सकते हैं। और इसी के साथ ही अगर आपका भी कोई किस्सा है ऐसा जो चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर नरेट करूं, तो आप मुझे जो ये स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है मेल आईडी या इंस्टा आईडी, इस पर मुझे अपना किस्सा है उसको भेज सकते हैं, रिटन फॉर्म में और रिकॉर्डेड फॉर्म में भी, और कमेंट बॉक्स में भी आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं किस्से की ओर। तो कह सकते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद ये ट्रक ड्राइवर कर रहे थे, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कि इनके साथ पहली ही बार कुछ ऐसा हो जाता है कि अब ये तौबा करते हैं कि भाई जैसे तैसे मर्जी करके मैं बैकअप में भी कुछ ड्राइवर रख लूँगा, लेकिन मैं खुद ड्राइव करूँगा नहीं, क्योंकि इनका जो सामना ऐसे प्रेत से होता है कि जो वक्त रहते अगर पता ना लगता तो शायद इनकी जान भी ले लेता। अब वक्त रहते पता लगने वाले का मतलब क्या कि कुछ ऐसा ये करते हैं जिससे उस प्रेत का असली रूप बाहर आ जाता है। क्या करते हैं ऐसा, सुनते हैं। वैभव, जैसा कि मैंने कहा कि माल लोड करते हैं और चल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में अब इनको
जैसे मैंने कहा कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। रास्ते में एक आदमी इनको लिफ्ट के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। अब ये देखते हैं कि आसपास है तो हाईवे, लेकिन इसकी लगता है कि कोई मदद कर नहीं रहा। और जब बिल्कुल पास ट्रक आता है तो लगता है कि कोई बुजुर्ग सा आदमी है, तो इनको दया आ जाती है। ये ट्रक रोकते हैं और ट्रक में बिठा लेते हैं। ट्रक में बिठाने के बाद ये उससे पूछते हैं कि बाबा जी कहाँ पे जाना है। अब बाबा जी का जो जवाब था वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। अमूमन तौर पर अगर कोई पर्सन आपसे लिफ्ट मांगता है तो पहली बात तो ये होती है कि जहाँ पर आप जा रहे हो कम से कम कुछ रास्ता तो वो वहाँ पर फॉलो करेगा ही। हो सकता है कि अगला स्टॉप ही वहाँ रुकना हो सकता है कि आपने पहले रुकना हो, तो जहाँ पर आपने मुड़ना होगा या जहाँ पर आपका डेस्टिनेशन आता होगा आप उसको उतार देंगे। लेकिन इनका जवाब जब सुनते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हैरान रहते हैं। ऐसा क्या बोल दिया? बोला तो बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन एक इंसान जब लिफ्ट मांग रहा है तो उसको तो अपने डेस्टिनेशन का तो पता होता ही है। तो जब ये पूछते हैं कि बाबा आपको कहाँ जाना है, तो वो बाबा कहते हैं कि मैंने शमशान जाना है। एकदम से ये हिल जाते हैं कि ये बोल क्या रहा है भाई, यहाँ पर कौन सा शमशान आता है। तो ये थोड़ा सा हिचकिचा के पूछते हैं कि बाबा जी मैंने ये कहा कि आपको किस जगह पे उतरना है। अब बाबा जी कहते हैं कि मैंने बेटा तुम्हें कहा तो है मैंने शमशान उतरना है। तो ये अब थोड़े से सकते में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि बाबा जी जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि इस रास्ते पर कोई भी शमशान नहीं आता, और रात का समय आप शमशान में करेंगे क्या। तो बाबा जी इनको काफ़ी एक दयनीय, बड़ी ही एक डिप्रेस्ड सी शक्ल बनाकर कहते हैं कि उन्होंने मेरी बेटी को जला के मार दिया। जब ये सुनते हैं तो थोड़ा सा इनको सिंपैथी भी होती है। तो कहते हैं कि बाबा जी किसने जला के मार दिया। तो ये कहते हैं कि बेटा जहाँ पर मैंने अपनी बेटी की शादी की थी अभी कुछ ही दिन पहले तो उन्होंने जलाकर मार दिया। अब ये कहते हैं कि कुछ ही दिन पहले जलाकर मार दिया। अब दिमाग में सोच रहे होते हैं कि मतलब कि कुछ दिन पहले जलाकर मार दिया, संस्कार हो गया होगा, तो शमशान में जाने का क्या मतलब है। फिर एकदम सोचते हैं कि हो सकता है कि अपनी, यानी कि आमतौर पे आपको पता है कि चौथे के दिन जो है वो अस्थियों को निकाला जाता है राख में से और तैयारी की जाती है उसको बहाने की। तो ये सोचते होंगे कि अभी 2-3 दिन होंगे और ये शमशान में उसकी चिता जो राख बची है वहाँ पर जाना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में तो कोई शमशान आता नहीं है, इनको इस चीज़ के बारे में पक्का पता था। अब ये फिर थोड़ा सा कहते हैं कि बाबा जी बहुत बुरा हुआ और आपने कुछ पुलिस वगैरह के पास फाइल वगैरह कंप्लेंट की, कुछ किया। तो ये बूढ़ा आदमी काफ़ी अजीब से तरीके से कहता है कि कैसे करूँगा, नहीं हो सकती। अब ये फिर पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं हो सकती। तो ये बूढ़ा आदमी बड़े अजीब से तरीके से कहता है कि सिर्फ जिंदा लोग ही तो पुलिस में कंप्लेन करा सकते हैं। अब ये उनके साथ बहसना पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि ये सुनने के बाद थोड़ा सा डरते तो हैं। तो फिर इनके दिमाग में आता है कि शायद ये मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, ये शायद ये समझ रहे हैं कि मेरी बेटी कंप्लेन कराती, वो तो मर चुकी है। अब ये पहले कहना चाहते हैं कि आप भी कराएंगे, आप ही तो कराएंगे। अब उसके वारिस आप हैं, उसके मतलब जो भी वारिस नहीं कह सकते, उसके जो मतलब पीछे देखने वाले आप ही हैं, तो आप ही कराएंगे। लेकिन ये सोचते हैं कि यार एक पर्सन काफ़ी डिप्रेस लग रहा है तो मैं इससे ज़्यादा करूँगा नहीं, मुझे क्या, जो शमशान की बात कर रहे हैं वहाँ पर है नहीं, उसके आसपास की जो होगी जगह वहाँ पर मैं उतार दूँगा और मैं आगे चल दूँगा अपने काम से, मुझे क्या। अब ये ट्रक चलाना शुरू करते हैं और कुछ ही समय बाद इनको उस बूढ़े से कुछ ऐसी आवाज़ें आनी शुरू होती हैं जैसे कि वो घुर्रा रहा है। अब इनको लगता है कि बुखार वगैरह होगा शायद उनको, या तबीयत कुछ ठीक नहीं होगी। तो वो देखते हैं कि वो बूढ़ा अपना चेहरा है दूसरी तरफ करके बैठा हुआ है और उसको उनका चेहरा काफ़ी अजीब नज़र आ रहा था। जब वो यहाँ पर बैठा था उनके ट्रक में उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन अब वो जब चेहरा दूसरी तरफ करके बैठा था और शीशे में उनको ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कुछ जला हुआ है। बस ये पॉइंट था, यहाँ पर इनको ये समझ आ चुका था कि हो ना हो ये कोई इंसान तो नहीं है। अब चलता हुआ ट्रक, सुनसान रास्ता, ये करते तो करते क्या। फिर खैर इनके दिमाग में एक चीज़ आती है, तरकीब आती है, जो ये ट्राई करते हैं और ये क्या करते हैं कि ये भजन लगा लेते हैं। और जैसे ही ये भजन लगाना शुरू करते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो बूढ़ा इंसान है वो थोड़ा सा विचलित होने लग पड़ता है। लेकिन ये ट्रक चलाना जारी रखते हैं और उसकी तरफ देखते नहीं हैं।
रिएक्ट नहीं करते। कुछ समय तक वो हिलता रहता है, कुछ समय तक वो अजीब सी तरीके की आवाज़ें निकालता है और एक दो बार कहता है बंद करो, लेकिन ये उसकी बात सुनते नहीं है। थोड़ा सा टाइम बीतता है तो अचानक इनके देखते देखते वो गायब हो जाता है। जैसे ही वो गायब होता है, अब जल्दी से ट्रक की स्पीड भगाते हैं। भजन जो है वो रुकना बंद नहीं होता, और जब किसी ढाबे पर उतरते हैं तो वहाँ पर जाके ही ये जो है वो सुख का साह लेते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि मैं अब रात के समय में, कम से कम आज रात के समय में तो ट्रक चलाऊंगा नहीं, क्योंकि ढाबे पर तो काफ़ी हद तक कुछ सेफ हो गए। और जब सुबह होती है तो फिर ये अपना माल वहाँ पर अनलोड करते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि भाई मैं तो जो है कम से कम ट्रक नहीं चलाऊंगा। आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा, और ऐसी वारदातें, ऐसी हरकतें ट्रक ड्राइवर्स के साथ अक्सर देखने को मिलती हैं। और अगर आप में से भी कोई ट्रक ड्राइवर है, ट्रक चलाता है और उनके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ है, तो वो मुझे ज़रूर भेज सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि कमेंट बॉक्स में भी हाँ ऐसे किस्से होते हैं। अब बढ़ते हैं जल्दी से अगले किस्से की ओर। अविनाश और सूरज हिमाचल प्रदेश में अपने नाना जी से मिलने के लिए आए हुए थे। कुछ दिनों से नाना जी की तबीयत कुछ ख़राब थी, तो ये डिसाइड करते हैं कि उनकी उम्र अब काफ़ी हो चली है और ऐसा करते हैं कि हिमाचल में हम उनसे मिलने जाएंगे, अविनाश और सूरज, और साथ के साथ ही एक तो उनका पता भी ले लेंगे, सेहत भी पूछ लेंगे, और साथ के साथ ही थोड़ा सा ट्रिप भी बन जाएगा, क्योंकि जहाँ पर इनका घर था, इनके नाना जी का घर था, काफ़ी अच्छा इलाका था, काफ़ी खूबसूरत इलाका था। पास में एक बड़ी सी नदी बहती थी और ऊँचे ऊँचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, काफ़ी खूबसूरत जो इनका घर था, इनके नाना जी का, वहाँ पर था उस गांव में, या कह सकते हैं कस्बा टाइप वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में है। अब ये अविनाश और सूरज जाते हैं और अपने नाना जी के पास कुछ देर बैठते हैं, हंसते बातें करते हैं, पुरानी बातों को याद करते हैं, और इनके नाना जी भी काफ़ी खुश थे कि भाई उनके दोते जो हैं ये उनका पता लेने के लिए आए हैं, और उनको दिल से काफ़ी खुशी हुई थी। लेकिन एक बात, अचानक से वो सीरियस हो जाते हैं और अचानक से थोड़ा सा डांटते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि बात करते करते अविनाश और सूरज कहते हैं कि आज हम ना नदी के किनारे पर कुछ देर बैठकर यहाँ पर कुछ हम बनाकर ले जाएंगे और नदी के किनारे पर बैठकर खाएंगे। अब जैसे ही ये बात करते हैं तो उनके नाना जी कहते हैं बिल्कुल नहीं। इतनी रौबदार आवाज़, इतनी गुस्से से कहते हैं कि पहले तो ये डर जाते हैं कि ऐसा भी क्या हो गया। तो ये नाना जी को कहते हैं कि नाना जी क्या बात हुई, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं जाना, वहाँ पे उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना। अब नाना जी को ये पूछते हैं कि नाना जी हुआ क्या, ये तो बताइए। तो नाना जी कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना कि उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना, रात के समय में तो वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि उनका प्रोग्राम जो था वो रात के समय में ही वहाँ पर बॉनफायर करके खाना वगैरह बनाने का था। अब जब 2-3 बार इनके नाना जी इस तरीके से बिहेव करते हैं तो ये पूछते हैं नाना जी हमें बात तो बताओ, चलो नहीं जाते, पहले बताओ तो सही क्या है। तो नाना जी कहते हैं बस तुमने कह दिया ना नहीं जाते, तो बस बात खत्म। लेकिन अचानक से दादाजी कहते हैं कि रुको। शायद उनको लगता है कि भाई मेरे सामने तो ये कह देंगे कि नहीं जाते, तो हो सकता है कि चुपके चुपके चले जाएं और बाद में कुछ ऐसा हो ना जाए जो कई सालों पहले इनके साथ हुआ था और ये अपनी जान बचाकर भागे थे। तो नाना जी कहते हैं कि मैं कोई कारण है ना तुम्हें रोक रहा हूँ, और वो कारण इतना डरावना है और इतना अजीब है कि तुम आजकल के बच्चे इन बातों पर विश्वास करोगे नहीं। अविनाश और सूरज कहते हैं कि नाना जी हमें बताइए तो सही। अब जो आप बातें कर रहे हैं उससे एक बात तो हमें समझ में आ रही है कि जो भी आपके साथ हुआ है कुछ डरावना हुआ है, और हिमाचल पहाड़ों के किस्से हमें भी कुछ कुछ पता है। ये कह सकते हैं कि हम भी कुछ कुछ समझ रहे हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो नाना जी कहते हैं कि मैं तुम्हें इसलिए रोक रहा हूँ खास तौर पर उस जगह पर जाने के लिए, क्योंकि जब मैं जवान था मैं वहाँ पर एक बार रात को वैसे ही टहलते टहलते गया था। अब मेरे जो दोस्त वगैरह थे वो इतने थे नहीं, और मैंने भी सोचा था कि कुछ लकड़ियाँ लेकर आग वगैरह जलाकर कुछ समय मैं शांत होकर वहाँ पर व्यतीत करना चाहता हूँ। तो कुछ देर मैंने वहाँ पर समय बिताया। जब आग बुझी और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ी तो मैंने सोचा कि अब अपने घर की तरफ जाया जाए। लेकिन जैसे ही मैंने घर की तरफ जाना शुरू किया, चलते 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 मुझे नहीं पता अचानक से मेरी टक्कर हुई।
अब मैं तो आंखें खोल के चल रहा था, ऐसा तो नहीं है कि मेरी आंखें खुली आंखों से ही मैं बिल्कुल किसी चीज़ के आगे टक्कर मार दूं। तो जब मैं टकराया तो जिस चीज़ से मैं टकराया वो उस शह की या उस एंटिटी की छाती थी, यानी बिल्कुल यहाँ से टकराया। तो खुद सोचो कि वो खुद अमूमन 6 फुट के आसपास थे, यानी कि उनका सर यहाँ पे टकराया तो वो उसकी छाती थी, तो कितना ऊंचा होगा। अब जब ऐसे टकराया तो पहले तो मैं एकदम हैरान हो गया कि भाई ये किस चीज़ से टकरा गया, और मुझे तो पता नहीं लगा। अब हल्के से मैंने जब सर ऊपर किया तो उस आदमी का सर था ही नहीं, या यूं कहें कि वो सर कटा था। जैसे ही मैंने उसको देखा तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। मैं अपनी तरफ से भागने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरे जो शरीर है वो इस तरीके से दबा हुआ था कि मुझे लग रहा था कि शायद उसने मुझे पकड़ा हुआ है, लेकिन उसके हाथ तो बिल्कुल खुले थे, उसने तो मुझे पकड़ा ही नहीं था। या कह सकते हैं कि मुझे डर ने और खौफ ने पकड़ लिया था। अब बस मैं डरती हुई निगाहों से ऐसे ही ऊपर उसकी तरफ देख रहा था, और वो सरकटा अपना हाथ ऊपर करता है और इशारा करता है एक तरफ। अब मैं डरते डरते वहां पर देखता हूं तो वहां पर उसका सर पड़ा हुआ था। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो बस मैंने जो भी मेरे मुंह में राम का नाम, हनुमान जी का नाम, भोलेनाथ का नाम, जो भी आया मैंने लेना शुरू किया, और बस दौड़ लगा दी अपने घर की तरफ। भागता गया जब तक मेरा घर नहीं आ गया, और कम से कम 3-4 दिन तो मेरा बुखार ही नहीं उतरा। और फिर मैंने सबको ये बात बताई। उसके बाद से सिर्फ मैं ही नहीं, वहां पर कोई भी नहीं जाता, खास तौर पर रात के टाइम। दिन के टाइम भी तो फिर भी 2-3 जाने हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये बात सारी सुनाते हैं तो फिर नाना जी कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि तुम वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अविनाश और सूरज कहते हैं कि अगर हमारे दिमाग में कोई खराबी होती तो फिर हम जरूर जाते, लेकिन अब ये सुनने के बाद तो हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो ये बोन फायर है इसमें हमारे दोनों के सिवा कोई और भी ज्वाइन करे, और ख़ास तौर पे वो ज्वाइन करे जिसका सर ही नहीं है। या कह सकते हैं कि वो आकर बैठे और अपने सर की तरफ इशारा करके कहे कि भाई इसको भी तो साथ में ले लो। अब हिमाचल में ऐसी जो वारदातें तो बड़ी आम हैं, और ख़ास तौर पे उनके साथ होती हैं जो विजिटर्स होते हैं, क्योंकि उनको ऐसी लोकेशंस का, ऐसी जगहों का पता नहीं होता, और हुल्लड़बाजी में, अनजाने में, जैसे भी करके वो कुछ ऐसे ट्रैप में फंस भी जाते हैं जहाँ पर उनके साथ ऐसे हादसा हो जाते हैं। क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि एक्सीडेंट हुआ, खाई में गाड़ी गिर गई। आमतौर पे तो देखने में ये एक्सीडेंट ही लगता है, पर क्या ये सच में एक्सीडेंट होता है? क्योंकि जो पहाड़ों में गाड़ी चला रहा है वो तो एक्सपर्ट होता है। अमूमन ऐसा होता नहीं कि गाड़ी, कोई ट्रैफिक ना हो, अचानक से आगे कोई गाड़ी ना आ जाए और सीधा गाड़ी खाई में गिरे। ना जाने क्या वो ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो जाते हैं। और आप इन एक्सीडेंट, जब गाड़ियों के या बाइक्स वगैरह के एक्सीडेंट देखते होंगे, सुनते होंगे इनके बारे में, जहाँ पर बाइक में कम से कम 2 लोग या गाड़ी में एटलीस्ट 4 लोग होते हैं, तो एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है जो मैं भी गौर करता हूँ कि बहुत ही कम चांस होते हैं कि कोई जिंदा बचता है। अमूमन सारे के सारे मरे जाते हैं, यानी कि वो कहानी, वो किस्सा जो उन्होंने देखा होता है उसको बयां करने के लिए वो जिंदा रहते नहीं है। आई होप आज के किस्से आपको पसंद आए होंगे काफ़ी, और अगर आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि कौन सा किस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया आपको। और चलते चलते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस चैनल में हर रोज़ एक हॉरर स्टोरी सुनने को मिलेगी और वीकली पॉडकास्ट भी सुनने को मिलेगा। तो जो भी हॉरर के शौकीन हैं उनके लिए तो ये वन स्टॉप चैनल है। जल्दी ही अब मिलेंगे अगली वीडियो में नए किस्से के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।